हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों पर्सनल लोन के बारे में दोस्तों, कि ये पर्सनल लोन क्या होता है डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति ने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यदि किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सनल लोन लिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर उस व्यक्ति की किसी विषम परिस्थिति या फिर किसी मजबूरी या फिर किसी कारणवश उस व्यक्ति ने उस पर्सनल लोन की जो भी मंथली ईएमआई बनती थी, जो भी मासिक ईएमआई बनती थी, उसको उस व्यक्ति ने रेगुलर मैनर में नहीं भरा, उसका डिफॉल्ट कर दिया और साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी टोटल बकाया जो राशि है, उसकी जो ऑब्लिगेशंस है, जो उसकी जिम्मेदारियां, जो लायबिलिटीज बनती थी, उसको उस व्यक्ति ने आगे भी जाकर नहीं भरा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस बैंक, उस एनबीएफसी या फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उस लोन डिफॉल्टर, उस कर्जधारी के खिलाफ में वह जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, वह किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई करेगी और अधिक से अधिक किस प्रकार का लीगल एक्शन ले सकती है और इस मामले में अधिक से अधिक मैक्स टू मैक्स क्या क्या हो सकता है यदि उस लोन डिफॉल्टर ने, उस कर्जधारी ने, वह व्यक्ति जिसने उस बैंक और एनबीएफसी से ली गई लोन की अमाउंट का रीपेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में उस लोन डिफॉल्टर के खिलाफ में वह जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, वह किस प्रकार से लीगल एक्शन लेगी, किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई करेगी और इस मामले में अधिक से अधिक मैक्स टू मैक्स क्या क्या हो सकता है दोस्तों। इसी के बारे में आज हम विस्तार में, डिटेल्ड में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मेरे जो भी साथी मित्र या फिर जो भी मेरे फैंस है जो पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो कृपया करके प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, पूरी वीडियोस को अंत तक देखिए। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो कोई भी चीजें क्लियर नहीं होगी दोस्तों। और कुछ ऐसी सीक्रेट कुछ बातें हैं, कुछ अलग हटकर कुछ ऐसी बातें आज मैं इस वीडियो क्लास में बताने वाला हूं जो कि आपको अंत में मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो आपको पता चलेगा यदि आपने पर्सनल लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट किया है और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी विषम परिस्थिति, मजबूरी, किसी कारणवश यदि आप लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं, तो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा आपके खिलाफ में अधिक से अधिक क्या हो सकता है। यदि आपने नहीं भरा तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों। कुछ न कुछ तो नया हटकर आपको मिलने वाला है, कुछ न कुछ तो आज मैं सीक्रेट आपको देने वाला हूं जो कि इस वीडियो के अंत में आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। लेकिन उस चीज को जानने से पहले आपको पूरी वीडियोस को स्टार्ट से लेके, शुरुआत से लेके पूरा अंत तक आपको देखना है। यदि आप वीडियोस को स्किप करेंगे, बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे, तो कोई भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। आज के टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्सनल लोन तो ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर किसी न किसी विषम परिस्थिति, कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी या फिर कोई इंसिडेंट, कोई घटना घट गई होगी, इस रीजन की वजह से वो व्यक्ति उस लोन की ईएमआई को, उस पर्सनल लोन की जो बकाया राशि है, उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों। तो जो लोग नहीं भर पा रहे, मल्टीपल पर्सनल लोन ले लिए हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स ले लिए हैं, जो नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। यदि वह पूरी वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जरूर इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है दोस्तों। सी डियर फ्रेंड्स, पर्सनल लोन में आपका आ जाता है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन लोन हो गया, आपका बिजनेस लोन हो गया, या फिर आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिया है दोस्तों, उसकी कोई राशि बकाया है, उसका आपको भुगतान करना बाकी है, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड्स के लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए आपके, राइट, पर्सनल लोन हो गए आपके, और साथ ही साथ यदि आपने कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, जो भी आपने ये सब लिया, राइट, तो ये आपके हो गए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। यदि इस प्रकार के कोई आपने लोन लिए हैं और साथ ही साथ इस प्रकार के लोन को लेते समय आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के पास आपने गिरवी, कोलेटरल और बंधक के तौर पर कुछ भी नहीं रखा है, सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, तो इस प्रकार के लोन को हम लोग कहते हैं पर्सनल लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों। सो अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, सिक्योरिटी के रूप में हम कुछ भी बैंक के पास कोलेटरल, बंधक के रूप में नहीं रखते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपने बैंक या फिर एनबीएफसी से पर्सनल लोन ले लिया, आपने पैसे ले लिए, लेकिन उसके एवज में, उसके रिटर्न में आपने बैंक के पास बंधक के रूप में, कोलेटरल के तौर पर कुछ भी नहीं रखा दोस्तों। तो सिक्योरिटी फ्री आपने लोन लिया है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। तो इसे कहते हैं दोस्तों पर्सनल लोन। अब होता क्या है, व्यक्ति ने पर्सनल लोन तो ले लिया, अब उसकी ईएमआई चालू हो सकता है। उस व्यक्ति की जो ईएमआई होगी वो ईसीएस मैंडेट के थ्रू लगी होगी, मतलब कि बैंक के थ्रू, जहां भी उसका बैंक अकाउंट होगा वहां से ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट उसका जो भी ईएमआई है वो उसके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड समय, एक फिक्स्ड तारीख को कट जाता रहेगा। या फिर वो व्यक्ति जो है उसमें हो सकता है कि भाई बैंक के पास कुछ 4, 5 या फिर 6 जो भी ईएमआई होगी या फिर जितनी भी ईएमआई होगी उसके लिए हो सकता है मे बी उसने चेक वगैरह कुछ दिया होगा कि भाई चेक को डिपॉजिट करवाइए और जो भी ईएमआई है वो कटती जाएगी। लेकिन अभी आजकल जो जमाना चल रहा है वो ईसीएस मैंडेट का चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि उस व्यक्ति की जो भी लोन की जो ईएमआई है वो मंथली बेसिस पे उसकी ईएमआई जो थी वो कटती थी, राइट। लेकिन आगे चलकर कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट घट गए जो उसके कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। लाइक कोई विषम परिस्थिति आ गई, जॉब लॉस हो गया, ठीक है, काम धंधे में जो उसका व्यापार था उसमें नुकसान हो गया, या फिर XYZ कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना घट गई जिस रीजन की वजह से वो जो व्यक्ति है उस पर्सनल लोन की ईएमआई को भरने में असमर्थ और अनिवार्य हो गया, राइट। तो हुआ क्या, आगे चल के धीरे धीरे एक ईएमआई बाउंस हो गई, 2 ईएमआई बाउंस हो गई, 3 ईएमआई बाउंस हो गई। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक यदि
लोन डिफॉल्टर को, जो कर्जधारी है, जो व्यक्ति जिसने लोन लिया है बैंक से, उसने अगर लगातार 3 ईएमआई को बाउंस करवा दिया, ठीक है, और 90 दिन हो गए या फिर 92 दिन हो गए, राइट, तो उसके बाद होता क्या है, आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक और एनबीएफसी जो होती है वो ऑथोराइज हो जाती है कि वो आपके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दे, आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर दे। दैट मींस की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दैट मींस की बैंक और एनबीएफसी अपने अकाउंट्स में, अपने लेजर में, अपने सिस्टम में ये बताती है कि ये फला फला ये जो अकाउंट है ये एनपीए घोषित हो गया, एनपीए डिक्लेयर हो गया, और इस लोन अकाउंट के थ्रू हमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, हमने मार्केट में जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे वो मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ इससे जो हमको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली जो इनकम जनरेट होती थी वह भी जनरेट नहीं हो रही है। दैट मींस की लोन्स एंड एडवांसेस जो मार्केट में दिए गए थे वहां से कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिटर्न्स नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस लोन अकाउंट को उस बैंक और एनबीएफसी ने क्या कर दिया, एनपीए डिक्लेयर कर दिया, एनपीए घोषित कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब उसके बाद हुआ क्या आगे चलकर, उसके बाद आगे चल के 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ठीक है, बीतेगा समय, बीतेगा, राइट, बैंक ने उसके बीच में, उसके दौरान जैसे कि पहली ईएमआई बाउंस हुई, दूसरी ईएमआई बाउंस हुई, तो वहीं से क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी का जो कार्यक्रम होता है ना, ये रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, ठीक है, उसके बाद फिर एनपीए डिक्लेयर हुआ, उसके बाद फिर जो बैंक होती है वो लीगली ऑथोराइज हो जाती है कि वो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन ले सके। तो जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद बैंक और एनबीएफसी अपने लॉयर के थ्रू, अपने एडवोकेट के थ्रू उस कर्जदारी, उस लोन डिफॉल्टर के खिलाफ में अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। तो होता क्या है, आपको जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो उसके बाद बैंक एनबीएफसी ऑथोराइज हो जाती है कि वो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन ले सकती है। तो लीगल एक्शन में क्या करेगी, वो अपने एडवोकेट, अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपको मतलब किसको, लोन डिफॉल्टर को, उस कर्जधारी को लीगल नोटिसेस भेजना चालू कर देते हैं दोस्तों। अब लीगल नोटिसेस में क्या हो सकती है दोस्तों, लीगल नोटिसेस में अगर सपोज आपकी जो ईएमआई है यदि वो ऑटो मैंडेट, ईसीएस मैंडेट के थ्रू है, लाइक बैंक अकाउंट से आपके ऑटोमेटिकली हर महीने आपकी जो भी ईएमआई बनती थी वो कट जाती थी, तो कहीं ना कहीं यदि आपने आपकी जो ईसीएस है वो बाउंस हो जा रही है, इनसफिशिएंट फंड अकाउंट में पैसे नहीं है, तो होगा क्या, जो बैंक के जो लॉयर्स होंगे वो आपको ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 को आपको नोटिस भेजेंगे, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में आपको ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 में आपको लीगल नोटिस आपको भेजेंगे कि भैया बकाया इस राशि का जो भी है उसका भुगतान करवा दीजिए। यदि आप भुगतान नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ हम क्या करेंगे, कंप्लेंट फाइल कर देंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक है। इस प्रकार से वो आपको लीगल नोटिस भेजते हैं। यदि आपने बैंक के पास, आपने यदि सपोज लोन लेते समय यदि आपने चेक दिया होगा तो वो आपके चेक को बाउंस करवा के आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक आपको लीगल नोटिस भेज देंगे कि भैया यदि आपने इस बकाया राशि का भुगतान आपने 15 से 20 दिन के अंदर नहीं किया तो आपके खिलाफ में हम क्या करेंगे, सेक्शन 138 में आपके खिलाफ हम क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा देंगे, कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, आपको नोटिस भेज, जिससे कि आप डर जाओ और आप उनके बकाया राशि का भुगतान कर दो दोस्तों, ठीक है। 1-2 ईएमआई बाउंस हुआ तो उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया वो रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, ठीक है, आपको रिमाइंड करवाते हैं कि आपकी इतनी ईएमआई बाउंस हो गई, इसका भुगतान आप करवा दीजिए, राइट। इसको बोलते हैं बैंक नोटिस। और जैसे ही एडवोकेट्स आपको नोटिस भेजना चालू कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल नोटिस दोस्तों, ठीक है। तो पर्सनल लोन के केस में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और इसमें और क्या क्या हो सकता है दोस्तों, सी आप लोन की ईएमआई को बाउंस करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, उनका जो इंटरेस्ट का जो फैक्टर है वो तो चालू हो जाएगा, उनका जो इंटरेस्ट जो ब्याज है वो तो चालू हो जाएगा। जितनी बकाया राशि है, जो भी आप ईएमआई आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, बाउंस करवा रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है वो चालू हो जाएगा। वो तो मिनट का, घंटे का, दिन का इंटरेस्ट उनका कैलकुलेट होना चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बकाया जो राशि है उसका डबल, उसका ट्रिपल, सपोज 1 लाख रुपए लोन थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से ब्याज जुड़ते सिंपल इंटरेस्ट, फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट, दुनिया भर का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ के वो काफी बड़ी भारी भरकम अमाउंट हो जाती है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट का जो बोझ है वो आपके ऊपर काफी बड़े लेवल तक आपके ऊपर वो लग जाता है, इंटरेस्ट का बोझ, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो बैंक और एनबीएफसी जो होती है वो अपने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को आपकी बकाया राशि की जो भी डिटेल्स होती है, लोन अकाउंट का जो भी डिटेल्स होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ड्यू अमाउंट जो भी रहता है, अपने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के पास ये पूरा डेटा भेज देते हैं कि भाई फला फला ये लोन डिफॉल्ट है, ये कर्जदारी है, इस व्यक्ति से इतने पैसे वसूलने हैं, तो आपको हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि भैया आप इसकी बकाया राशि की वसूली करिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ क्या करते हैं, बकाया राशि की वसूली करते हैं। तो अब थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स क्या करेंगे, आपको थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, ठीक है, आपके घर पे विजिट करेंगे, होम विजिट, घर पे आके चिलम पुकार करेंगे, गाली गलौज करेंगे, आपको धमकाएंगे, सोसाइटी समाज में आपका नाम खराब करेंगे। इस प्रकार से इनका ये कार्यक्रम चालू हो जाता है दोस्तों। तो ये हर एक चीज का सॉल्यूशंस का हल मैंने ऑलरेडी अपने की पीछे की बहुत सारी वीडियोस में इसका मैंने आपको हल दे दिया है दोस्तों, कि यदि आपको लोन रिकवरी एजेंसी यदि आपको परेशान करे तो किस प्रकार से इनसे निपटा जाए, इनका जवाब किस प्रकार से दिया जाए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पीछे बनाकर रखी दोस्तों, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब सारी चीजें ये जो है बैंक और एनबीएफसी करते हैं अपने बकाया राशि की वसूली के लिए दोस्तों। अब होगा क्या आगे, इतना होगा, राइट। अच्छा, और क्या हो सकता है दोस्तों, ये पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन के केस में
आपके जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, उस पर इफेक्ट प्रभाव पड़ जाएगा। क्योंकि होता है क्या है, जो बैंक और एनबीएफसी होती है वो क्या करते हैं, हर महीने की 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपका सिविल का जो रिपोर्ट होता है वो क्या करते हैं, सिविल को भेजते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो व्यवहार है बैंक के साथ में लेन देन का, कि भाई आपने पैसा लिया, आपने रीपेमेंट नहीं करवाया, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा है वो क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी क्या करती है, सिविल को भेजती है, हर महीने भेजती है। ठीक है, तो होगा क्या, आप रीपेमेंट नहीं कर रहे, लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहे, बाउंस करवा रहे, तो इसका जो रिपोर्ट है वो सिविल को जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके सिविल पे इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट और बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। और आपकी जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे डिक्रीज और डाउन होती जाएगी। इससे होगा कि आगे चलकर भविष्य में आपको लोन लेने में आपको दिक्कत और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजें, ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है दोस्तों। दूसरी चीज, पर्सनल लोन के केस में एक चीज अपने दिमाग में सेट और फिट कर लीजिए भैया, कि ये मामले में बैंक और एनबीएफसी ने आपसे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं लिया दोस्तों। ये बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यदि आपकी कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, सपोज घर में कोई मेडिकल इश्यूज आ गया, जॉब लॉस, काम धंधा नुकसान, ये वो सारी चीजें, ठीक है, बट आप पैसे नहीं दे पा रहे, पैसे है ही नहीं तो नहीं दे पा रहे। यदि पैसे हैं तो आपको पैसे देने हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि पैसे हैं नहीं दीजिए, गलत। ठीक है, पैसे आपके पास है तो आपको बैंक और एनबीएफसी के पैसे आपको लौटाने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशन है दोस्तों। क्योंकि आपके बुरे वक्त में, आपकी दिक्कत में, आपके प्रॉब्लम में आपको जो पैसे की जरूरत थी, तो आपने बैंक और एनबीएफसी से आपने संपर्क किया था और बैंक और एनबीएफसी ने आपको पैसे की मदद की थी। ठीक है, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो भी बकाया राशि है उसको समय के मुताबिक आपको उनका रीपेमेंट, उनका पैसा आपको लौटा देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन यदि पैसे नहीं है तो आपको इन कानूनी जो प्रोविजन, जो प्रावधान है, जो नियम कानून है, इनको आपको फॉलो करना है दोस्तों। अब फॉलो करने का मतलब कि भाई पैसे नहीं है, यदि आपको बैंक नोटिसेस भेज रही है, बैंक नोटिसेस, लीगल नोटिसेस, तो उसका आपको रिप्लाई देना है दोस्तों। ये चीज को आप नोट कर लो। ठीक है, और साथ ही साथ यदि कोई भी आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाती है तो हर एक चीज का आपको जवाब देना है। और बाकी पर्सनल लोन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी देखो प्रॉपर्टी संपत्ति गिरवी तो रखी नहीं है कि वो भाई उसको अटैच कर लेंगे, उसको जब्त कर लेंगे, उसको फिर बेच देंगे, बेचकर अपने बकाया राशि की वसूली कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पर्सनल लोन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस जो लीगल जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसका आपको सामना करना है। बस सामना इन द सेंस मतलब क्या, उसका रिप्लाई देना है। आपको एक बढ़िया अच्छे अधिवक्ता, लॉयर के कांटेक्ट में रहना है और उनके सलाह के अनुसार आपको हर एक नोटिसेस का, चाहे वो बैंक की नोटिसेस हो, चाहे वो कोर्ट की नोटिसेस हो, चाहे वो लॉयर की नोटिसेस हो, आपको हर एक नोटिसेस का आपको रिप्लाई, आपको जवाब, आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है दोस्तों। यदि आप इससे भागेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, आप 420 कर रहे हैं। ठीक है, आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन है कि आप पैसा नहीं भरना चाहते हैं। तो यदि आपकी कोई जेन्युइन रीजन है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस वजह से आप लोन की ईएमआई का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत है, उस चीज को आपको बैंक के साथ में साझा और आपको शेयर करना है दोस्तों। तो पर्सनल लोन में ये सारी चीजें होती हैं। बाकी भाई पर्सनल लोन के केस में इस बात को दिमाग में सेट और फिट कर लीजिए भाई, यदि आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, आपने एजुकेशन लोन लिया है, आपने पर्सनल लोन लिया है, या फिर आपने कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया है, मोबाइल, फ्रिज, एसी, टीवी, कुछ भी लिया है, यदि आप इसकी लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं, लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर देते हैं और आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं, आप जानबूझकर इंटेंशनली ये सब नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई स्थिति, परिस्थिति, मजबूरी, विषम परिस्थिति है, इसीलिए आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो फिर ये ध्यान देना आपके साथ में कुछ नहीं हो सकता, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस ध्यान देना कि आपको हर एक चीज का आपको बाकायदा आपको जवाब देना है और आपको भी कानूनी तरीके से आपको चलना है। और इसमें ना तो आप जेल जाएंगे, ना तो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज होगा, ना तो आपकी कोई संपत्ति नीलाम होगी दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान देना पर्सनल लोन के केस में मोस्टली लास्ट टू लास्ट जो बैंक और एनबीएफसी है वो सेटलमेंट के ऑप्शन की आती है। यदि आप ऐसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट टू लास्ट बैंक आपको सामने से ऑफर रखेगी, आपको प्रस्ताव देगी, भैया आपने आप लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा लीजिए, जो भी टोटल बकाया राशि है उसका आपको पूरा भुगतान नहीं करना है, आधे से भी कम राशि बैंक वालों को देकर आप अपने लोन अकाउंट को आप सेटल्ड और क्लोज करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पर्सनल लोन के केस में लास्ट टू लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है भैया, सेटलमेंट। बाकी ये मुकदमेबाजी, ये केस, ये कंप्लेंट कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ ये डराना धमकाना ये एनबीएफसी का काम है, जिससे कि आप डर कर कहीं से भी एक और दूसरा पर्सनल लोन लेकर वहां से पैसा लेकर आप इनका कर्जा भर दो, फिर आप दोबारा वापस एक नए आप कर्ज के जाल में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पैसा जब है ही नहीं तो क्या करोगे आप? यदि पैसे है तो देना है, नहीं है तो आप ऐसा मत करिए कि भाई एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज उठा लीजिए। ठीक है, तो ये गलत है। आप ऑलरेडी एक दलदल में फंसे हैं, फिर दोबारा वापस एक दलदल से निकलने के लिए आपने क्या किया, दूसरा लोन लिया और दोबारा वापस आप उसी दलदल में चले गए। तो इस प्रकार का कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको समझदारी, कानूनी ज्ञान और कानूनी नॉलेज के साथ में आपको चलना है। आपको एक अच्छे अधिवक्ता, लॉयर के संपर्क में, कांटेक्ट में रहना है। बाकी आपके साथ में कुछ नहीं होगा। यदि कोई आपको थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट कॉल करता है, कोई आपको एनबीएफसी कोई अधिकारी आपको फोन करता है, कोई पुलिस, कोई मजिस्ट्रेट, कोई अधिवक्ता, कोई भी आपको फोन करता है, बोलता है भाई आपके खिलाफ में ये मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है, आजकल तो जो
बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की जो नई धारा है 318 316, ठीक है, फ्रॉड 420, धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीजों का 318 316 की नोटिस भेजते हैं कि आपके ऊपर धोखाधड़ी, आपके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा यदि आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, ठीक है। और पुराना सेक्शन क्या था आईपीसी का 420 और 406, ठीक है। ये सारी चीजें इस प्रकार का आपको लीगल नोटिस भेजकर आपको डराना धमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। पर्सनल लोन के केस में लास्ट टू लास्ट, मैक्स टू मैक्स सेटलमेंट का ही ऑप्शन आता है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये जो मुकदमेबाजी की जो बातें होती हैं कि आपके ऊपर हम 420 406 बीएनएस की धारा 318 316 इसके तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, तो दोस्तों ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बैंक और एनबीएफसी को प्रूफ करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने बैंक और एनबीएफसी के साथ में गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से, फॉर्ज्ड तरीके से, ठीक है, उनके साथ में विश्वासघात करके आपने ये लोन लिया था, इस प्रकार से उनको प्रूफ करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपने इस प्रकार को तो कृत्य किया नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज आप बैंक के पास देते हैं तो बैंक भी उसको 100 बार वेरीफाई करती है, क्रॉस चेक करती है, उसके बाद ही आपको लोन देती है। यहाँ पे धोखाधड़ी 420 और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात, ये कोई मामला यहाँ पर नहीं बनता है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो घुमा फिरा के इन द सेंस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बनेगी कि पर्सनल लोन के केस में भैया कुछ नहीं हो सकता है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको देने हैं, पैसे नहीं है तो कानूनी जो नियम कानून से जो भी चीजें बैंक अपनी तरफ से कर रही है उसका भी आपको अपनी तरफ से नियम कानून से उसका आपको जवाब देना है दोस्तों। बाकी इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स अगर बोलेंगे भाई आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चला देंगे हम लोग, ठीक है, चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाना है तो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होगा, तो आपका भी राय विचार लिया जाएगा, आपका भी कंसर्न लिया जाएगा। वो अकेले अपनी तरफ से सिर्फ वन साइडेड अपना ये आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट तो कर नहीं सकते वो, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में जो लिखा है प्रावधान जो भी है कि भाई आर्बिट्रेटर का जो थर्ड पार्टी, जो न्यूट्रल जो होगा, ठीक है, जो एक निष्पक्ष जो बंदा होगा, उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो दोनों पक्षों की सहमति से होगा। तो अगर वो एक तरफा करते हैं तो उसमें आप ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए दोस्तों। यदि आप किसी दूसरे स्टेट राज्य में रहते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग किसी दूसरे राज्य में चलाई जा रही है, उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं दोस्तों, ठीक है। हर एक चीज का सोल्यूशन है, हर एक चीज का इलाज है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलवा रहे हैं, आप उसका रिप्लाई देते रहिए। यदि आपके खिलाफ में कोई आर्बिट्रल अवार्ड भी इशू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम चैलेंज करेंगे। और चैलेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे ग्राउंड्स हमारे पास है। आप मुझसे संपर्क करना, आपको बहुत सारे ग्राउंड्स में निकाल कर दूंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी बहुत सारी गलतियां करती है जब वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में चलाती है। तो वो क्या क्या गलतियां वो मुझे सब मालूम है, वो सारे ग्राउंड्स मेरे पास तैयार रहते हैं दोस्तों। और एनबीएफसी क्या क्या गलतियां करती है वो सब ग्राउंड्स मेरे को मालूम है, ठीक है। तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज का आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। बस आपको अपने अंदर एक पेशेंस, एक बोलते हैं अंदर से एक सांत्वना आपको रखनी है बस, ठीक है। उसमें डरेंगे, घबराएंगे कि भाई पुलिस आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़िया से काम धंधे पे फोकस करिए, 2 पैसे कमाइए, ठीक है। जो पैसे कमा रहे थोड़े पैसे जमा करके साइड में रखिए, थोड़े पैसे अपने घर चलाइए। तो थोड़े थोड़े करके यदि पैसे जमा हो जाते हैं तो आप बैंक का जो भी रिकमेंड करवा दीजिए। यदि आपको बैंक में बीच में अगर बैंक या फिर एनबीएफसी आपको सेटलमेंट का ऑफर देती है, ऑफर अच्छा है, बढ़िया है, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उतना भर सकते हैं, उतने पैसे देकर सेटलमेंट करवा लीजिए और कर्ज मुक्त हो जाइए। तो ये सारी चीजें दोस्तों। तो पर्सनल लोन के केस में कुछ नहीं होता है। यदि कोई आपको सरफेसी एक्ट की नोटिस भेज रहा है, लीगल एक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रॉड है, फेक है। क्योंकि पर्सनल लोन के केस में सरफेसी एक्ट का कोई भी ऐसा कानूनी फंडा है ही नहीं। सरफेसी एक्ट कहां पे लागू होता है? जहां पर सिक्योर लोन होता है दोस्तों। इस बात को भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कोई कितना भी आपको कॉल करे, डराए, धमकाए, नोटिस भेजे, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडे दिमाग से, पेशेंस से काम लीजिए, ठीक है। नोटिस सारे उसको देखिए, पढ़िए। आजकल तो बहुत सारे नोटिस ऐसे भी हैं जो फेक होते हैं, फॉर्ज्ड होते हैं, ठीक है, फर्जी होते हैं। उसको देखिए, समझिए। अगर वो गलत है इग्नोर करिए, उसको ध्यान मत दीजिए। अगर वो जेन्युइन है, रियल है, आप मुझसे संपर्क करिए। वो नोटिस आप मुझे भेजिए, मैं उसको देखूंगा, समझूंगा, पढ़ूंगा, उसके संबंध में आपसे बातचीत करूंगा। उसमें रिप्लाई देना होगा, जवाब देना होगा, ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा, तो हम फाइल करेंगे। यदि अगर वो फेक होगा, फर्जी होगा, उसको इग्नोर करिए, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आपको व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, आपको, ठीक है, आपको व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, आपको ईमेल मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, वो मुझे भेजिए आप, मैं उसको देखूंगा, क्रॉस वेरीफाई करूंगा। फर्जी होगा, फेक होगा, इग्नोर करिए, ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, सुबह शाम दिन भर कॉल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। एक बार 2 बार बात कर लीजिए, खत्म। उसके बाद उनका फोन रिसीव मत करिए, बिल्कुल रिसीव मत करिए आप, ठीक है, बिल्कुल मत रिसीव करिए। पहले काम धंधा करूं, पहले 2 पैसा कमाओ, दिन भर आपसे बात करूं मैं, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, ये मेरी गारंटी, नथिंग विल हैपन। बस आपको नियम कानून से चलना है और आपको बढ़िया अच्छे लॉयर, एडवोकेट के संपर्क में रहना है और आपको नियम कानून से काम करना है, बस खत्म। आपको लॉ का वायलेशन नहीं करना, आपको खत्म। आपको कानून को तोड़ना नहीं, आपको कानून के हिसाब चल रहा है, कानून के मुताबिक आपको चलना है। अगर बैंक, एनबीएफसी कानून के मुताबिक चल रही है तो आपको भी कानून के मुताबिक आपको चलना है दोस्तों। कोई भी आपको नियम कानून को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए दोस्तों, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैंने एक लीगल हेल्पलाइन नंबर देके रखा है, आप उसके ऊपर बेझिझक, बिना कोई संकोच, आप डायरेक्टली सीधे आप कॉल कर सकते हैं। बात करने के लिए कोई भी फीस नहीं है दोस्तों, फ्री में सेवा है। बस लीगल ड्राफ्टिंग, कोई नोटिस वगैरह यदि कुछ भेजना है उसको बहुत छोटा मोटा कोई नॉमिनल फीस रहेगी दोस्तों, बस आपको वही पे करना है। बाकी
जो हमारी सलाह है, एडवाइस है, सबका सब मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। यदि मैं कॉल रिसीव ना कर सकूं तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, घबराइए बिल्कुल मत, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको सामने से आपको कॉल बैक करूंगा दोस्तों। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।